अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तुम लोगों को क्या लगता है कि MRCG 2 एग्जाम की तैयारी हो सकती है विद इन कितना टाइम हमारे पास? एक हफ्ता अक्टूबर का, और फिर 8 वीक्स। हाँ, हार्डली वी हैव हार्डली 10+ वीक्स। हम्म, ऐसा ही है ना? क्या लगता है, हो जाएगी तैयारी? मैडम आप बताएंगी। तुम लोगों से पूछ रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैडम इंशाल्लाह। थोड़ा सा टफ टाइम लेंगे तो हो जाएगी मैम। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए हाँ मैम। जज्बा जोश। अच्छा, ये जो एग्जाम की तैयारी है ना, ये जितना थोड़ा मर्जी सा। आप लोग, जितना मर्जी तुम लोग सोच लो कि, और मैम जनवरी को तो काउंट ही नहीं करना चाहिए। जनवरी को काउंट ही नहीं करना चाहिए। मेरे हाँ ख्याल बिल्कुल से जरूर। ऐसा करना चाहिए कि 28 दिसंबर तक तैयारी खत्म हो जाए ताकि रिवाइज भी करें, क्योंकि चीजें सारी मिक्स हो जाती हैं, भूल जाती हैं, बाद में याद नहीं आती। हाँ, मैंने भी प्लानर 31 दिसंबर तक बनाया है। उसके बाद तो लाइक सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ भी एडिशनल करने का। उसके बाद तो बस रिवीजन ही है। यू जी आर राइट, जनवरी तो हमें ऐड नहीं करना चाहिए। जी जी। लेकिन देखो, ये MRCOG 1 नहीं है, हम्म। ये है MRCOG 2। और यू हैव हार्डली, इट्स मीन 9 वीक्स है ना? अगर जनवरी पूरा ही निकाल दिया तो हार्डली 9 वीक्स हैं। हम्म, तो 9+वीक्स, जी चलो मैम। लेट्स। तो देखो, अब ये ना इंसान की साइकी है। आप जितना मर्जी एग्जाम से पहले सोचोगे, आप पढ़ोगे पढ़ोगे, तैयारी होती ही 2-3 महीने पहले है, जो अच्छी तैयारी होती है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्टडी। तो आप इतना दिल ना छोटा करो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब जब आपने एग्जाम बुक कर लिया है तो ये डेफिनेटली होगा। अब आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी बातें पॉजिटिविटी की तरफ होनी चाहिए कि ये कैसे होगा। और ये सेम मेरे साथ भी हुआ। लाइक आई वॉज मेंटोरिंग FCPS कोर्सेज। तो मैं बड़ी कॉफी कॉन्फिडेंट थी कि भाई MRCG 2 भी तो हो ही जाएगा। इतने अरसे से टीच कर रही हूँ। तो लेकिन एवरी टाइम व्हेन आई डिसाइड कि मैं पढ़ूं पढ़ूं, वो कभी वो राइट टाइम नहीं आया कि 3 मंथ्स की तैयारी हो, 6 मंथ की तैयारी हो। तैयारी तभी स्टार्ट की जब जाके एग्जाम बुक हुआ। ठीक है। और व्हेन आई बुक माई एग्जाम तो आई रियलाइज्ड कि थीरी वाज नॉट एनफ। लाइक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बेस ऑफ थीरी कि आई कैन डू मैनी थिंग्स। और शायद जो है मेरी बड़ी खुशफहमी थी ये। और लिटरली लाइक फिर मुझे आइडिया हुआ कि जो MCQs हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उस अंदाज से करना है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए तो यू मस्ट हैव डेडिकेटेड फोकस। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा, एंड आई रियलाइज कि जब भी मैं कोच करूंगी MRCG 2 का एग्जाम, अगर ये पास हो गया, थैंक, अफॉर्चुनेटली हो गया पास, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि डोंट एक्चुअली रिलाई ओनली ऑन योर थीरी। एग्जाम पास करने में अगर 100% क्रेडिट है ना आपका, लेट्स अज्यूम कि जनवरी का एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें आपकी 60% जो एफर्ट है ना, वो इस रिकॉल्स की है। तो फिर आप तो ये रिकॉल्स रिकॉल्स करने का और क्यू बैंक करने का। ठीक है। तो अगर आपने लेट्स अज्यूम अपने टाइम का जितना भी हिस्सा देना है MRCG 2 की तैयारी के लिए, उसमें भी आपकी प्रोपोर्शन ऐसे ही होनी चाहिए कि 40% टाइम थीरी को दें और 60% एफर्ट जो है आपने रिकॉल्स को या क्वेश्चन बैंक को, अब इस बैंक में क्या कुछ आता है मैं आगे बताती हूँ, इसको देनी है। वैसे लाइक लाइक अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे आज का टॉपिक है फिटल इन्फेक्शन। ठीक है। तो फिटल इन्फेक्शन की आपने नहीं की अच्छी थीरी, राइट? और मैं आपको HIV या हर्पीस से कोई 15 क्वेश्चंस करने को बोलूं, ठीक है, और आप इसमें से करते हैं मिस्टेक्स, तो फिर आपने दोबारा भी तो ओपन करनी है ना, दोबारा से गाइडलाइन ओपन करनी है, दोबारा से थ्योरी पढ़नी है। तो जब आप इस तरह से क्यू बैंक के थ्रू, रिकॉल्स के थ्रू पढ़ोगे और ज्यादा टाइम इसको दोगे, तो एक तो टारगेटेड पढ़ोगे और थ्योरी में से वही चीजें निकालोगे जो एग्जाम में टेस्ट की जाती हैं। तो व्हेन यू आर गिविंग एक्चुअली मोर आवर्स टू योर क्यू बैंक इंक्लूडिंग योर रिकॉल्स, तो इट्स मीन वो थीरी का भी कुछ ना कुछ चीजें उसमें आप रिवाइज कर रहे हो। तो आप दिल छोटा ना करें, थीरी तो मेरी हुई नहीं, थीरी तो मेरी हुई नहीं। इन 9 वीक्स में आप थीरी को भूल जाएं। आपने जो कुछ करना है ना, जो कुछ करना है वो रिट्रोग्रेड करना है, रिकॉल्स ओरिएंटेड। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया
जो आपके लिए नया है, शायद आपने थ्योरी में उस अंदाज से नहीं पढ़ा, तो फिर आपने देयर एंड देन वो सारे पॉइंट्स थ्योरी से करने हैं। इसी तरह जब आप करते रहोगे, और हर हर मॉड्यूल के मैक्सिमम 300 से 400 क्वेश्चंस आने वाले हैं इन योर क्रैश कोर्स। तो ये 300 से 400 तो टॉपिक्स नहीं है किसी भी मॉड्यूल में। तो थ्योरी तो बाय डिफॉल्ट भी हो जाएगी और टारगेटेड होगी। तो ये 9 वीक्स में ज्यादा आपने एफर्ट करनी है रिकॉल्स पे, क्यू बैंक पे, जिसमें एसबीएज और ईएम कीज होंगे। और थ्योरी का बस मैं तुम लोगों को यही बोलूंगी, अगर आपने थ्योरी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और वो उसके लेक्चर आपने सुन लिए हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो ट्रस्ट मी इतनी ही काफी है। आपका एमआरसीटी पास करने के लिए जितनी थ्योरी काफी है ना, वो आपके लेक्चर में है। आप पीडीएफ भी ना ओपन करें। डोंट ओपन एनी पीडीएफ, ट्रस्ट मी। मतलब मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रही हूँ कि आपको कोई जरूरत नहीं है जीटीजी, नाइस, एफएसआरएच, फीगो, बैश दोबारा ओपन करने की। इफ यू हैव डन दीज टॉपिक्स विद मी, या आपने इसके थ्योरी लेक्चर सुन लिए हैं, तो अभी 9 वीक्स में आपने उन लेक्चर्स को डबल स्पीड पे दोबारा सुन लेना है। दैट्स इट। और अगर कोई कमी है भी, तो इतने ढेर सारे 400-500 आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो तो वैसे ही टारगेटेड तैयारी हो जाएगी। हम्म। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी मैम, इंशाल्लाह। हाँ, तो बस अब क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे रट्टा मारना है कि रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, फोर्स अप रट्टा मार लो, इंस्ट्रूमेंटल लिविंग रट्टा मार लो, इसको ये साइक्लोवीर देना है, इसको रट्टा मार लो। हम तो कॉन्सेप्ट से करेंगे कि क्यों देना है इसको ये साइक्लोवीर, क्यों इसको जो है फोर्स अप लगाना है, क्यों वैक्यूम लगाना है। ठीक है। तो जस्ट मोर टाइम टू गिव योर रिकॉल्स एंड क्यू बैंक थ्योरी साथ साइड बाय साइड खुद ही हो जाएगी, जितना बहुत टाइम मिले सिर्फ लेक्चर सुन लें। और अगर आप थ्योरी कोर्स में नहीं हैं, तो शॉर्ट समरीज की भी बुक के पीडीएफ आपके वेब पोर्टल पे होंगे, आपने बस वो पढ़ लेने हैं। और दूसरी तरफ अपने दिल को समझाएं कि आप और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपने लाइक इफ यू आर नॉट इन टू एनी थ्योरी कोर्स, तो उसके पास आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब तो टाइम ही नहीं है आप दोबारा से पीडीएफ इतने बड़े बड़े एक एक टॉपिक के 200 के पढ़ें। तो और कुछ नहीं हो सकता, फिर मेरी ही बात मान लो। ठीक है। चलो। तो इट विल बी योर प्लानर, और इसी पे टाइम लग गया मेरा बहुत ज्यादा। इसी की वजह से सेशन हुआ थोड़ा सा डिले है। मैं थॉटफुली मैंने ये बनाया। पहले तो मेरा दिल था मैटरनल मेडिसिन से शुरू कर लूं, क्योंकि ना थ्योरी में मैटरनल मेडिसिन आज से स्टार्ट हुआ है। सेकंड लास्ट मॉड्यूल है, और फिर लेबर, उसके बाद दे विल रिवाइज देयर। तो भाई मैंने सोचा अभी मैटरनल मेडिसिन शुरू कराऊंगी, तो फिर वो तो अभी साथ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन थायराइड का आ जाएगा तो वो तो उन्होंने इसकी नई जीटीजी की नहीं हुई, तो ये फंस जाएंगे। तो फिर मैंने सारा प्लानर चेंज किया, एंड रिसेंटली हमने फिटल इन्फेक्शन खत्म किया है। तो जो लोग थ्योरी कोर्स से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए सहूलत हो गई ना, कि उनका तो वो थोड़ा सा टाइम भी बच गया, फिटल इन्फेक्शन का फटाफटी रिवीजन हो गई, और उनको क्वेश्चंस भी आते होंगे, तो स्टार्ट में ही दिल खराब नहीं होगा कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता। तो इसलिए हम करेंगे फिटल इन्फेक्शंस पहले। फिटल इन्फेक्शन बेसिकली कोई सेपरेट मॉड्यूल नहीं है। दिस कॉलेज की तरफ से ये एंटीनेटल में ही आता है। लेकिन इतने ज्यादा इन्फेक्शंस हैं कि, और वो उसका आता है एंटीनेटल करने में, इतना बड़ा मॉड्यूल हो जाता है बहुत। एकदम से जो ना डिप्रेशन हो जाती है इस मॉड्यूल को देख के, नफरत हो जाती है बल्कि। तो इसलिए हम इसको सेपरेट ही करेंगे। फिटल इन्फेक्शन अलग से करेंगे और एंटीनेटल अलग से करेंगे, पर ये दोनों ही अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मैक्सिमम आपके जीटीजीज और टोक जो है ना, वो इसी मॉड्यूल में है, मैक्सिमम एंटीनेटल में है। तो टोक के बारे में बात करती हूँ। अगर अगर किसी टॉपिक से टोक आया, या तो वो लेबर का टोक होता है वो, या एंटीनेटल का होता है, ये इसके बारे में मशहूर है, तो वो अब ऑलरेडी आपके साथ ही कवर हो जाएंगे। तो हम करेंगे स्टार्ट फिटल इन्फेक्शन से, 5 डेज देंगे, फिर एंटीनेटल मॉड्यूल छेड़ेंगे, फिर 5 डेज मेडिसिन, थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है। 7 लेबर पोस्टपार्टम, थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है, इसलिए 7। अर्ली प्रेगनेंसी के लिए 2 दिन भी बहुत है, हम तो फिर भी 4 डेज कर देंगे। जर्नल गाइनी में 6 डेज एनफ है, क्योंकि सब फर्टिलिटी मैंने अलग कर दिया है। ठीक है। और वो भी छोटा सा मॉड्यूल है, इसको 2 भी दिन दें तो हो जाएगा। यूरोगाइनी 4 डेज, सर्जरी 6 डेज, ऑन्कोलॉजी 6 डेज, कॉन्ट्रासेप्शन सेक्सुअल हेल्थ 5 डेज। छोटा मॉड्यूल है, हमेशा वही प्रिडिक्टेबल एग्जाम क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने आना होता है, तो इसके लिए 2 दिन भी इवन बहुत है। क्लिनिकल गवर्नेंस टीचिंग, ये ट्रिक की मॉड्यूल है। ठीक है। बायोस्टेट, ये ट्रिक की मॉड्यूल है, इनको हम 5 5 डेज देंगे। ट्रिक की से मुराद ये है कि एफर्ट लगेगी इसमें तुम लोगों की ना। लास्ट
जो पेपर मैंने कंपाइल किया है MRCOG 2 अभी जुलाई का, उसमें क्लिनिकल गवर्नेंस बायोस्टैट के क्वेश्चंस, अब तो इनका रिकॉल भी पता नहीं चलता ना, लेकिन हु कैन एक्चुअली रिमेम्बर 14-15 चॉइस बेस्ड EMQ जो के बायोस्टैट से आया है, वो फिगर्स तो याद हो भी नहीं सकते। तो आपको तो वही याद होता है ना जो आप करके आए हो, या जो 2-3 क्लोज ऑप्शंस थी जिसने आपको टफ टाइम दिया। ठीक है, तो हाउ वी विल डू दीज मॉड्यूल्स। तो आपको याद है जब हमने MRCOG 1 में क्रैश कोर्स किया था, आप में से बहुत सारे लोग MRCOG क्रैश कोर्स से हैं जिन्होंने 2 ज्वाइन किया थीरी का, थोड़ा बहुत आइडिया है हमने वो कैसे किया था, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट प्लानर? मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त था वो कोर्स। बहुत हेल्प हुई थी हमारी। हम्म। तो उसी की फीडबैक पे मैंने इसको ये रिवाइज किया है, अपना MRCG 2 का क्रैश कोर्स। आप सब्जेक्ट करते हो ना, हमारा एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, एम्ब्रियो का सब्जेक्ट है, यहाँ हम मॉड्यूल कर लेंगे कि फिटल इन्फेक्शन का मॉड्यूल है, एंटीनेटल का मॉड्यूल है, मैटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल है। ठीक है, अब देखो, अब हमने छेड़ा है फिटल इन्फेक्शन, अब हमारे पास इसके 5 डेज हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन 5 डेज को ऐसे थॉटफुली प्लान करेंगे कि विद इन दीज 5 डेज आप अपने थीरी के फटल इन्फेक्शन के लेक्चर सुन लो, जो कि डबल स्पीड पे सुने जा सकते हैं, थीरी कोर्स से नहीं भी हो तो फिर आप क्या करोगे, यू हैव चॉइस, आप एक्सेस ले सकते हो थ्योरी कोर्स की, या नहीं लेना चाहते, आपने खुद से कहीं से भी तैयार किया है, आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी ई बुक, जो आप और आपने की भी हुई है ये याद है वो जो टेलीग्राम पे मैं शॉर्ट समरीज भेजती थी हर मॉड्यूल की, और मैं ये कहती थी अभी नहीं करनी, ये बाद में करनी है तो अब वो टाइम आ गया बाद में करने का, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने एग्जाम फोकस चीजें रखी हैं, बहुत बिग 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 गाइडलाइन से निकाल के। ठीक है, तो इन 5 डेज में क्या करना है, फटल इन्फेक्शन की थीरी सुननी है। ठीक है, थीरी सुन ली है तो ये काफी है, यू कैन स्किप टू रीड, बट इट विल बी बेटर, कुछ लोगों की पेज मेमोरी ये एक हो गया, हेपाटाइटिस, TB, मलेरिया, वैसे ये मेटरनल इन्फेक्शन हैं, बस हमने पिटल में ही किया है। और क्या हो गया, ये हर्पीस फैमिली आ गई, वो भी टॉर्च का ही पार्ट है। ठीक है, इतने ही है, इफ यू विल नेम इट 1 2 3 4 5 6, हार्डली 8 टॉपिक्स बनेंगे इन्फेक्शंस के, या UTI आ गया इसमें। ठीक है, अब UTI तो वैसे यूरो का बनता है, लेकिन हम जब इन्फेक्शंस करते हैं तो फिर हम सारे इकट्ठे कर लेते हैं, एक ही दफा जान छुटती है। तो अगर हर एक का भी आप डबल स्पीड पे सुनोगे तो हार्डली 8 आवर लगेंगे ना ये पूरी पूरी थ्योरी रिवाइज करने में। और तुम लोगों की अपनी क्या ओपिनियन है, लेक्चर क्या बहुत शॉर्ट करके पढ़ाए गए हैं या बहुत डिटेल में पढ़ाए गए हैं, क्या लगता है वंस यू हैव डन द मैम, बहुत लेक्चर? डिटेल है। बहुत डिटेल डिटेल। में मुझे पढ़ाए गए तो हैं। बहुत प्रिसाइज लगते हैं, बहुत प्रिसाइज, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने हर चीज कवर करवाई हुई हाँ, तो फिर जब आप 8 आवर में कंप्रीहेंसिव थ्योरी आपने कर ली है, और आपके पास 2 दिन है, तो 4-4 घंटे, 2 दिन में पूरा फटल इन्फेक्शन नहीं हो गया, और बड़ा जबरदस्त हो गया, क्योंकि लेक्चर सुनते हुए कितनी आपकी सेंसेस इस्तेमाल हो रही हैं, आई मतलब विजुअल भी, हेयरिंग भी, कुछ ना कुछ लिख भी रहे होते हो, हैंडी नोट्स भी बना रहे होते हो। तो इससे अच्छा क्या तरीका है यार, बजाय इसके कि तुम फेटल इन्फेक्शन बैठ के पढ़ो, तुम अगर उसकी अगर लेक्चर ही डबल स्पीड पे देख लोगे, मोर देन इनफ है। अब डबल स्पीड पे आ जाओ, अगर आप पहली दफा ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप डबल स्पीड पे मत सुनो। ठीक है, और अगर आप दूसरी दफा सुन रहे हो तो आप डबल स्पीड पे सुन लो। तो अगर आप डबल स्पीड वाले हो, जो कि मेजोरिटी मुझे लग रहा है थ्योरी कोर्स वाली ही है, तो आपके तो फिर भी 4 आवर्स हो गए ना। अब यार 4 आवर में पूरा फटल इन्फेक्शन A to Z, एक चीज भी मिस ना हो, रिवाइज हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। हम्म, अच्छी बात है ना। तो इन 5 दिनों में सिर्फ 4 से 5 घंटे लगेंगे थ्योरी करने में, और बाकी दिनों में हम क्या करेंगे फिर, बाकी दिनों में लूडो खेलेंगे नहीं, लूडो नहीं खेलनी, बाकी दिनों में हम फेटल इन्फेक्शन के पीछे हाथ मुंह धो के पड़ जाएंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिस बुक्स जो आप लोग कर रहे हो क्यू बैंक्स में, वहाँ उनके क्वेश्चंस जो टारगेटेड क्वेश्चंस है, नॉट ऑल, दोबारा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस बुक्स भी हो गई। फिर हम स्ट्रैटेजी उठाएंगे,
स्ट्रैटोजी में की फाइल में जितने फटल इन्फेक्शन के एसबीए और ईएमक्यूज हैं हम वो भी कर लेंगे। फिर हम उठाएंगे बिजी एसपीआर और मास्टर एमआरसीओजी। मास्टर एमआरसीओजी बिजी एसपीआर अगर आप खुद सब्सक्राइब करते हो ना, $500 ईच, डॉलर की ईच सब्सक्रिप्शन है, 1000 USD जाते हैं सीधे के सीधे। बहुत इंतहाई अच्छा पूल है। लेकिन हमने इसको और भी बेहतर कर लिया है, इसको और भी बेहतर कर लिया है। लाइक क्योंकि इन्होंने भी वही काम किया कि अपनी कीज को अपडेट नहीं किया। हाँ, इनका इनका जो स्टेटमेंट बनाने का तरीका था या चॉइसेस थी वो बड़ी टफ थी, लेकिन की फिर भी खराब थी। क्योंकि अभी 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 की बात देखो, अभी HIV चेंज हो गया हो गया है ना चेंज 2025 में। तो इसका मतलब है HIV की तो सारी कीज चेंज हो गई। इवन स्ट्रैटेजी में भी चली गई जो 2023 की लास्ट है हमारे पास, बिजी एसपीआर, मास्टर एमआरसीओजी, गॉट इट। तो हमने सिर्फ वहां से क्वेश्चन उठाएंगे या सिमिलर क्वेश्चंस को थोड़ा सा बेहतर करेंगे, कीज हम अपनी अपडेटेड ही रखेंगे। क्योंकि अब आपने सारी अपडेटेड गाइडलाइन तो अभी रिसेंटली सुन ली है ना लेक्चर में, तो यू नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। आपको पता है कि अब जो है HIV या तो लो रिस्क है या हाई रिस्क है, कोई इंटरमीडिएट और वेरी लो की नहीं है। हर्पीस का भी आपको पता है हाईएस्ट है टिल वेरी लोएस्ट। ठीक है, इसमें और कोई ज्यादा नहीं है। और कौन सा इन्फेक्शन चेंज हुआ है वैसे? इन्फेक्शन में क्या अपडेट्स हैं? हर्पीस है, सिफिलिस है और HIV है। बाकी तो सारे सेम, बाकी सारे पुराने हैं। जिन्होंने अगर जुलाई की भी अटेम्प्ट दी थी तो उनके लिए वही है। हाँ, तो बस ये तीन ही है नए। तो अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने स्ट्रैटेजी के से फेटल इन्फेक्शंस कर लिया, प्रैक्टिस बुक से कर लिया, बिजी एसपीआर, एमआरसीजी, मास्टर एमआरसीजी से अच्छा कर लिया। ठीक है, अब ये सेशन लाइव जा रहा है। ठीक है, तो हॉट आइडियल से मुझे बोलना नहीं चाहिए था ये तो ठीक है, लेकिन भाई हम उनका रूल नहीं है ये, या ये हमने इसको इस पे एफर्ट किया है एंड यू विल सी इट इज बेटर देन देयर रूल। ठीक है, अच्छा तो और इसी तरह के स्ट्रैटेजी का पूल नहीं है, इट विल बी बेटर देन स्ट्रैटेजी पूल। ठीक है, तीसरी बात है रिकॉल्स। रिकॉल्स भी लाइव जा रहे हैं, हम रिकॉल्स नहीं करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, सो हम एग्जाम लाइक क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि एग्जाम लाइक क्वेश्चंस अगर बोलते हैं तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डोंट यूज टर्म्स पास पेपर्स। ठीक है, नेवर यूज दीज टर्म्स, बी केयरफुल। तो रिकॉल्स ये है कि आपको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देन इट सेफ्टी नेट में हम आ जाते हैं। तो फिर हम विटल इन्फेक्शन के सारे पूरे साढ़े बारह बजे आती है। हाँ, तो रिकॉल्स या एग्जाम लाइक क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इन 5 दिनों में 5वें दिन तो तुम लोगों को उल्टी आ रही होगी फिटल इन्फेक्शन से, सच में। थ्योरी भी पढ़ ली और स्ट्रैटेजी जैसे क्वेश्चंस कर लिए, मास्टर एमआरसी जीबीसी एसपीआर जैसे क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस बुक से कर लिए, हार्ट इन्फेक्शन के लिए 500 क्वेश्चंस कर लिए। तो कोई कोई कंसेप्ट अगर थ्योरी में मिस भी हो गया तो वो तो बार बार ड्रिल होके आपके सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है? योर लास्ट डे जूम सेशन विद मी। अब इस जूम सेशन में अभी लास्ट डे पे इसलिए रखती हूँ कि फिर ये लंबा सेशन नहीं होता। तो मुझे ही लगता है कि अगर मैं पहले रख लेती हूँ तो फिर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप हर चीज भूल रहे होते हो, वो पूरी थ्योरी बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन अगर 4 डे की इस एक्टिविटी के बाद 5th डे पे हम जूम सेशन पे ये एग्जाम लाइक क्वेश्चन या रिकॉल्स करेंगे तो मुझे लगता है मिनटों में तुम आंसर करते हो चैट बॉक्स में हाँ, जहाँ वाकई ही थॉट प्रोसेसिंग करनी है बैठ के तो वहाँ दे विल बी अ लॉट ऑफ फ्लैश कार्ड्स, इन्फोग्राफिक्स एंड वी विल डिस्कस। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे एंटीनेटल। ठीक है, और एंटीनेटल भी सेम होगा, फिर मैटरनल मेडिसिन करेंगे। तो इस तरह ग्रेजुअली 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 स्टेप बाय स्टेप वी विल डू ऑल दीज मॉड्यूल्स, और 30th या 31 दिसंबर तक हम अपना सारे मॉड्यूल्स कवर कर चुके होंगे। और ट्रस्ट मी, इफ यू आर फॉलोइंग दैट वे, अगर अल्लाह ही ना चाहे तो फेल करना तो तुम फेल हो नहीं सकते। ऐसा क्या ही कोई पूछेगा? अगर सिलेबस से ही आना है तो वो तो तुमने हर लिहाज से कर लिया है। लेकिन फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं? उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये नहीं होती हर दफा कि आता नहीं है। उसकी रीजन ये होती है कि उस दिन सो के नहीं गए, उस दिन खाना खा के नहीं गए, उस दिन सेहत तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन लेट पहुंचे, यू आर वरीड अबाउट सम अदर इशू। ठीक है, या आपका स्टेमिना ही नहीं है 7 आवर कंटिन्यूसली टिक के बैठे रहेगा स्क्रीन के सामने। और ये मेरे साथ भी होता है। ठीक है, 2-3 घंटे तक तो मुझे क्वेश्चन नजर आते हैं, छठे घंटे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा होता और इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ये बस बंद हो।
तो ये स्टेमिना हमने बिल्ड करना है ड्यूरिंग दीज 9 वीक्स। ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आपको स्क्रीन से हैबिचुअल किया जाए। जैसे आप फटल इन्फेक्शन खत्म करोगे तो फटल इन्फेक्शन का फिर मॉक ही होगा, रियल एग्जाम की तरह, और वो स्क्रीन पे ही होगा, आपके पोर्टल पे होगा। ठीक है। तो इस तरह से जितना एफर्ट एक इंसान कर सकता है, वी आर डूइंग इट। और मुझे एक बात तो बताओ, एफर्ट करनी है, भूल जाओ फिर पास या फेल। ठीक है। मैम आवाज चली गई थी, क्या बोला आपने? मैंने ये बोला है कि अपनी एफर्ट करनी है, अपना बेस्ट देना है। और अलमाइटी का ये वादा है, जिसने जिसके लिए जितनी एफर्ट की है वो चीज़ उसके लिए है। और ना तो तुम्हारा रब भूलने वाला है, और ना ही वो यू नो इनजस्टिस करने वाला है। तो आपने सिर्फ मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है। रिवॉर्ड इसका डेफिनेटली मिलेगा आपको, क्योंकि अल्लाह झूठ तो नहीं बोलता। हम्म। क्या ख्याल है? बेशक मैम, बेशक। हाँ बिल्कुल। और देखो, फिर भी अपार्ट फ्रॉम ऑल एफर्ट्स, कोई अनफॉर्च इवेंट्स हो ही जाते हैं, फिर ये एग्जाम ही है। डोंट टू इट इट्स दैट हैवी फॉर यू। ठीक है। ये फिर भी एग्जाम ही है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट देन यूर हेल्थ, यूर मेंटल हेल्थ। ये एग्जाम तो फिर होते ही रहते हैं। ठीक है। तो इसको इतना भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने कि अपनी हेल्थ खराब कर लो। थोड़ी बहुत ही स्ट्रेस जो जरूरी होती है वो लो। और अगर तुम 5 दिनों में फटल इन्फेक्शन द वे वी आर डूइंग कर लोगे ना, तो फिर तो तुम पास हो। हम्म। और ये जो पहला मॉड्यूल है, इट्स टोटली एक्चुअली फ्री फॉर दो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ नहीं है, जिनको हमारा पता ही नहीं है। ठीक है। वैसे तो जिनको पता है उनके लिए भी है ये ऑप्शन। तो इससे फिर क्या होगा, आपकी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगी। आपको पता चल जाएगा कि आप कोप अप कर सकते हो बाकी सिमिलर मॉड्यूल से या नहीं। या आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो कोर्स है ये आपको सूट करता है या नहीं। ठीक है। और इतनी बड़ी जो ऑफर है, वो एक कॉन्फिडेंट या एक एक वही मेंटर दे सकता है वो सारे इन पाथ से गुजरा हुआ हो। ठीक है। तो आई एम सो मच श्योर अबाउट द स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कोर्स कि फटल इन्फेक्शन अगर अच्छे से कर रहे हो तो टिल बायोस्टैट अगर उस पैटर्न को वैसे ही फॉलो किया है तो यू आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है। और देर कोई और इससे बेहतर कोई स्ट्रैटेजी है भी नहीं, रिकॉल्स को, थ्योरी को, प्रैक्टिस बुक्स को, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पूल्स को करने की। ठीक है। क्योंकि अगर पेपर्स करोगे रैंडमली तो उसमें तो कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो हर चीज़ ही हौच पौच सी हो जाएगी। तो यही बेहतर तरीका है कि मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स करो। आपके सारे सेशंस जो हैं वो भी मॉड्यूल वाइज होंगे। लाइक एक जूम सेशन फटल इन्फेक्शन पे होगा, एक एंटीनेटल पे होगा, मेडिसिन पे होगा, एक लेबर पे होगा, अर्ली प्रेगनेंसी पे एक होगा, जनरल गायनी पे होगा, सब फर्टिलिटी पे होगा, यूरोगायनी पे होगा, सर्जरी पे होगा, ऑन्को पे होगा, कॉन्ट्रासेप्शन पे, क्लिनिकल गवर्नेंस पे और बायोस्टैट पे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थीरी से सारे वो इम्पोर्टेंट कार्ड्स थोड़े से और स्मार्ट करूँ, और साथ में फिर ड्यूरिंग सेशन भी आपकी चीज़ें या बस जो है मैं रिवाइज करवा दूँ। ठीक है। तो दिस विल बी द प्लानर, और ये एक आइडियल फ्लॉलेस प्लानर है। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते ना, तो प्लीज फॉलो दैट वे, मॉड्यूल वाइज ही रहिएगा। इट विल मेक यू मोर ऑर्गेनाइज्ड। ओके। दूसरा ये कि रिकॉल से तो कितना ही रिपीट होता है। तो क्या अच्छा, एमआर जीवन में तो रिपीट हुआ था ना, ये बात तो तुम्हें याद है ना? सच बताओ। बताओ ना, अनम, आयशा। मैडम, ऐसे हुआ था मैडम, एमआरसीओजी 1 में कि कुछ हम्म। क्वेश्चंस वाकई रिपीटेड थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहा था कि जब रिकॉल किए गए हैं तो वो तोड़ मड़ोड़ मरोड़ दिए गए थे। मतलब लगभग चीज आपने कवर कराई हुई थी, उसके आसपास की सारी बातें। हम्म। सही। तो मेरे हिसाब से तो पेपर ऐसा था जो वन वन था कि कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि में तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी रिपीट था हुए थे? हमारा, पेपर वन थोड़ा डिफिकल्ट। जी मैडम, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो था। मतलब एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चन चीजें रिपीट नहीं बिल्कुल। होता? मैडम,
हम्म। मैम रिपीट थे, नहीं मैडम, टोटल एग्जैक्टली रिपीट थे, क्वेश्चन रिपीट। बहुत से रिकॉल थे। हमारा पेपर 2 बहुत इजी था, करो अल्लाह करे इस दफा मतलब भी ऐसा टोटली हो। हम कर चुके थे। अच्छा, मुझे मैडम, मुझे पता है आपने मेरे जो जो पढ़ाया था ना, उससे बाहर मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस होंगे। हम्म, सही नसीम। मैं नसीम, MRCG 2 में मैं ऐसा मैं नहीं तो है। कहूंगी मतलब मैडम, सिर्फ शायद 10 क्वेश्चन भी नहीं थे, 100% आपका कोर्स था, 100%। चलो, अब तो मेरी बाद में MRC 2 की कर रही हूँ और मशहूरी बन की हो रही है। यार फिर भी 1 में तो रिपीट हो भी गए, क्योंकि ना बच्चों को याद रहती है, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन MRCG 2 में तो हम ऐसा दावा भी नहीं कर सकते रिपीट होते हैं। कोई इंसान याद कर ही नहीं सकता। एक 50% ऐसे क्वेश्चन जिनके 18 चॉइसेस हैं, कर सकता है कोई याद? सोचो जरा। मतलब ABCDEFGHLMNO PQ तक जारी होती है चॉइसेस। ठीक है। तो ये नहीं, ये कोई नहीं याद कर सकता। जिनको याद होता भी है तो वो आके वही याद करते हैं जो वो करके आए थे। लाइक मैं एक EMQ रिकॉल करूंगी तो मैं ये बोलूंगी जो मुझे अच्छे से याद है। CPR के क्वेश्चन से 3-4 इकट्ठे, और उसमें वो उन्होंने वो डाली हुई थी 350 जोल और पता नहीं फलाना ढमकाना आता नहीं था मुझे। EMQs आए हुए थे 5, किसी में एक एक दफा देना है, किसी में 2 दफा देना है, 2 शॉक 1 शॉक, और किसी में लाइक एस इसलिए है, किसी में पल्सलेस इलेक्ट्रिसिटी है। और उस वक्त मैं अपने आप को बैठ के कोस रही थी ये CPR मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। अब जब भी पढ़ाती हूँ तो पीछे पड़ जाती हूँ कि याद करो याद करो याद करो। क्योंकि इट हैपेंस विद मी। तो एनीवे, तो जो मुझे याद रहा तो मैंने आके वैसे ही याद किया ना। मुझे मैं पहुंच गई थी 2 नया क्वेश्चंस 2 ऑप्शंस पे। अब मैं ये मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे बिल्कुल भूल गया कि 1 शॉक देना या 2 शॉक देना, क्योंकि इस तरह से माइंड ने रजिस्टर नहीं किया था वो। अब जब मैं आई मैंने याद या आके रिकॉल किया, तो मुझे उन 18 चॉइसेस में से जो सारी वैसे ही खराब थी, मैंने नैरो डाउन करके मुझे तो 2 ही ऑप्शन याद रहे। क्या ये वही रिकॉल है? नहीं है ना। ये तो वो कॉन्सेप्ट है कि CPR से आएगा, और CPR के किसी भी जगह से आ सकता है। गॉट इट। इसी तरह वो एक टर्मिनेशन की डोज थी, अब उसमें कहीं मिलीग्राम था माइक्रोग्राम था। चलो खैर वो मुझे आती थी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मिलीग्राम माइक्रोग्राम में याद नहीं करते हैं, और वो टर्बुटेलिन की डोज थी। हम हमेशा माइक्रोग्राम में याद करते हैं, उन्होंने 0.00 करके मिलीग्राम में दिया हुआ था, बट खैर थोड़ा टाइम लगा, कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब जब मैं आई तो मुझे वही 2 ऑप्शन याद रही जो मुझे, जिन्होंने मुझे तंग किया, मैं 3 भूल गई। तो इसी तरह हर बंदा अपने अंदाज में याद करता है रियल टाइम पे, जो उसके मुताबिक 2 नैरो कीज थी, बाकी वो 3 भूल जाता है। या उसके मुताबिक रियल टाइम पे जो बज था, जो कि शायद बज ना भी हो, डिस्ट्रैक्टर हो। तो क्या हम हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि किसी के इमेच्योर ब्रेन थॉट्स पे रिकॉल्स को क्रैम करें, या हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इस चीज पे फोकस करें कि रिपीटेडली CPR आ रहा है। पिछले 10 सालों में CPR, कोई ऐसा क्वेश्चन कोई ऐसा पेपर नहीं है MRCD 2 का जिसमें CPR से 2 या 3 क्वेश्चन ना आए, और वो भी EMQs। तो हमने टेक होम मैसेज ये लेना है कि CPR इज इम्पोर्टेंट। स्टेप वाइज पूछेंगे, इनिशियल या स्ट्रॉन्ग स्टेप, और ये हमने इसको ऐसे याद करना है। तो इफ यू विल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स देन यू आर सेफ। अगर आप किसी के बस जो उसको बस लगा जो कि था डिस्ट्रैक्टर, तो यू विल लूज इट। तो होता तो MRCG 2 में भी रिपीट है, लेकिन है ये कि हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज मिलजुल के जरूर कर लेते हैं, जैसे आप भी पेपर दे के आओगे, तो जब आप लेबर के रिकॉल्स करोगे तो आप सब बताओगे कि CPR से 3 EMQs थे, और हमें ये मुश्किल पेश आई। तो आई विल पिक योर फीलिंग्स कि किसको कहाँ पेश आई मुश्किल ना। एंड आई विल इनकॉर्पोरेट सिमिलर क्वेश्चंस, जो कि 6 थे तो मैं 12 बना दूंगी, ताकि आप उसको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड इट विल बी आई थिंक बेटर अप्रोच। तो मेरी बहुत एफर्ट मैंने की है इस पेपर के लिए। अच्छा, पेपर पास करने के बाद एफर्ट की है, क्योंकि वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मैंने इसको देखा कि भाई अर्ली प्रेगनेंसी से हमेशा जो है क्वेश्चंस आएंगे। छोटा मॉड्यूल है लेकिन 10-11 आएंगे, और 50-50 होगा, SBA EMQs आने ही आने, इसमें से 50-50। एंटीनेटल से SBS 10 आ रहे हैं तो 14 EMQs आ रहे हैं। इसी तरह मेडिसिन से एग्जैक्टली 35 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा SBS कुछ EMQs।
लेबर तो आप बोले ना, लेबर और पोस्टमार्टम दोनों मिला लो, तो 50 क्वेश्चंस आते हैं लेबर से। और वो आते भी आखिरी, जो आपका आखिरी छठा घंटा होता है, और उसमें ये फिर उसके भी आखिरी 5:30 के बाद जो शुरू होती है ना EMQs। आप में से कोई रिपीटर हो तो उसको अंदाजा होगा, वो EMQs शुरू हो जाते हैं, ये CPR जैसे और डोजेस जैसे आते होते हैं, लेकिन थक चुके होते हो काफी। ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले ही पता है कि लेबर पोस्टमार्टम से 50 क्वेश्चंस आने हैं, बेसिकली ये 50 क्वेश्चंस नहीं है, दे आर 50 कॉन्सेप्ट्स जो कि वो टेस्ट करेंगे ही। आपने वो 50 कॉन्सेप्ट्स इसके 7 डेज में बार बार चैलेंजिंग वे में ड्रिल करने हैं, बस। और जब ये दोबारा 50 कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे ही, वो टॉपिक्स चेंज तो होने से रहे। दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि बट के जो है ITP में प्लेटलेट्स की क्या वैल्यूज हैं। दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि डायबिटीज के कोई ना कोई वैल्यूज उठा के देंगे, हाइपरटेंशन से देंगे, कोई ना कोई उठा के आपको कार्डियक से देंगे, देना ही देना। लेकिन दे यूजली टेस्ट एवरी टाइम फ्यू कॉन्सेप्ट्स कि किसकी लेबर कैसी है। दे ऑलवेज मिक्स्ड मैटरनल मेडिसिन विद लेबर बेसिकली ना। एस्मा में क्या करना है, स्टीरॉइड देना है नहीं देना, कब किसको प्लेटलेट देना है, किसी को एपिड्यूरल देना है, बच्चे में जाएगा नहीं जाएगा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो ड्रिल करेंगे। मैंने नीचे ना एक लेक्चर अपने थ्योरी कोर्स के लिए लिया था कि ये जो 200 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किस तरह से मॉड्यूल वाइज जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो 9 वीक्स में आपने ओब्वियसली सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू, अपने सिलेबस कंप्लीट तो करना है, और ये सारी रिकॉल्स और स्टेट स्ट्रैटेजी और बिजी SPR प्रैक्टिस बुक्स, ये सारा कुछ तो करना ही है। लेकिन पर्टिकुलरली ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी पे हमेशा वो 10-15 कॉन्सेप्ट्स रखें कि यहाँ से तो ज़रूर पूछते हैं, तो प्रायोरिटी पे तो ये मैंने अच्छे से ड्रिल करना है। ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन से 6-7 आते हैं, STI से भी हार्डली 4-5 आते हैं, जनरल गाइनी से आएंगे, ठीक है, 15 के करीब। इनफर्टिलिटी से आते हैं, अच्छे नहीं होते ये। इसके लिए अगर आपने MRCG 1 में अच्छी एंडो पढ़ी है ना, तो ये तब सॉल्व होते हैं, बिकॉज यू हैव टू इंटरप्रेट हार्मोनल वैल्यूज। वो ऐसे नहीं देंगे आपको कि ये टाइप 1 एनोवुलेशन है, वो आपको FSH देंगे कम है या प्रोलैक्टिन देंगे ज़्यादा है, खुद ही निकालते रहो फिर। तो हमें पता है वो इस तरह से हमें वैल्यू से ड्रिल करेंगे, तो हम इनफर्टिलिटी में रट के जाएंगे ना सारी MH, टेस्टोस्टेरोन और TSH सबकी वैल्यूज, ओवुलेशन की वैल्यूज कब करानी है कब नहीं करानी है। उस अगर लाइक कोई बस नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट हमारी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, स्टेप वाइज। और अगर बस दे रहे हैं तो फिर बस स्पेसिफिक हो जाती है ना। यूरोगाइनी से 7-8 क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी से 15 हार्डली। क्लिनिकल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्लिनिकल गवर्नेंस वो मॉड्यूल है जो बाकी सबका बुरा मॉड्यूल है। मुझे पता है ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट तुम लोगों को तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद क्लिनिकल गवर्नेंस इन टीचिंग? हम्म। Because I know it's difficult, it will be difficult for you people in theory, in your exam। तो हमने बहुत एफर्ट की है। अब अगर तुम इसके साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अब किसी भी तरीके से पूछें, क्योंकि इसके रिकॉल कर नहीं पाता कोई ना, और बायोस्टैट के भी नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा, बायोस्टैट जैसे आपने MRCG 1 में की थी ना, वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर MRCG 2, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो इसीलिए हाँ, बायोस्टैट के बारे में परेशान नहीं होना, और ना ही क्लिनिकल गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि ये दूसरे लोगों के टफ मॉड्यूल हैं, आपके ये स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल हैं। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, सबकी परसेंटाइल अक्यूमुलेट होती है, जो सबसे अच्छे जिसका स्कोर होता है उसके मुताबिक फिर आपको वो आपके स्कोर को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। तो अगर बाकी मैक्सिमम लोग इन इन डोमेन्स में, इन मॉड्यूल्स में गलती कर रहे हैं, या आप इनमें अच्छा कर रहे हो, तो आपकी परसेंटाइल अच्छी हो जाती है। ओके। और आते भी हैं भाई इनसे क्वेश्चंस, और आते भी EMQs हैं, लाइक सेंसिटिविटी से उठा के EMQ उठा के दे देते हैं। अच्छा, इस दफा तुम लोगों का कैलकुलेटर भी अलाउड है, पता है तुम लोगों को? हम्म। अलाउड है ना? हाँ यस मैम, हमारे पार्ट वन जुलाई वाले अटेम्प्ट से अलाउ किए। मैम हम शुक्र वो करो अब तुम लोग की लकी दफा लोग अलाउड हो हैं गए हैं। जो जैसे आए तो कैलकुलेटर अलाउ हुआ था। शुक्र हम वो लकी लोग शुक्र हैं। शुक्र करो कैलकुलेटर अलाउड है। सोचो मैंने कैसे सरवाइव किया। बहुत बुरे हालात थे। बस मुझे सबसे ज्यादा टफ टाइम बस ही बायोस्टैट देता है कि 1 में 2 में MRCP में जिस भी पेपर में मैं बैठी हूँ ना, इसने मुझे टफ टाइम दिया। हमेशा मेरे ही दफा ही आते हैं जो पटांग क्वेश्चन।
और मैंने ये भी देखा है कि अब जिस चीज से भागते हो ना, वो वही खड़ी होती है आपके आगे हमेशा। एक दफा मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू था, उसमें मुझसे पूछ रहे थे रिसर्च के टाइप्स। मैंने कहा, माय गॉड, ये नींद मेरा पीछे छोड़ेगी। तो देखो, पेपर में आए ना आए, जो आपकी फिर कमी रह जाती है ना, वो रह ही जाती है। ठीक है। तो इफ एनीथिंग इज इन सिलेबस, तो बस कर लो इसको। आई टोल्ड यू पेपर के भाई, लेबर से ना 50 क्वेश्चंस आने हैं। सीटीडी के इंडिकेशन से आना ही आना। ओब्स इमरजेंसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड 10-15 ईएमक्यूज आने हैं, मतलब ब्रीच डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया, 3 ईएमक्यूज आने आने। सीपीआर 3-4 ईएमक्यूज आने ही आने। मैटरनल, सॉरी, पीपीएच एपीएच आने ही आने। ठीक है। और ये इनके जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, कैसे देनी है, कितने क्रायोप्रेसिपिटेट, आने ही आने होते हैं ये हमेशा। ठीक है। तो इसी तरह सीटीडी से आना है, ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी से आने हैं, 5-6 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, विद ईएमक्यूज। एफपीएस आई डोंट नो क्यों देते हैं अभी तक, हालांकि हो गई ऑब्सोलीट, बट दे देते हैं 1-2 क्वेश्चंस। सेकेंड स्टेज डिले, 3-4 क्वेश्चंस हमेशा आएंगे। यू हैव टू यूर सेल्फ डायग्नोज कि एल्गोरिथम में कहाँ खड़े हो। ठीक है। कि फोर्थ सिंटो देनी है या नहीं देनी, या उसको जो है वेट करना है या इंटरवेंशन करनी है। इसी तरह कार्डिक डिसऑर्डर्स इन लेबर। कार्डिक डिसऑर्डर्स जब भी आएगा ना, लेबर के साथ मिक्स करके आएगा। ठीक है। एस्थमेटिक जब भी आता है, यूरी लेबर के साथ मिक्स करके देते हैं। हाइपरटेंशन अकेला भी आ जाता है, लेबर के साथ भी आ जाता है। पेन रिलीफ इन लेबर आनी ही आनी। मतलब है तो ये मटरनल मेडिसिन के। ठीक है, लेकिन जो 2023 की नाइस है, इंटरपार्टम केयर इन इन वुमेन विद मेडिकल डिसऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने हर डिसऑर्डर के साथ बताया हुआ है। तो फिर पेन रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये लोगों को बुरा लगता है पेन रिलीफ, नहीं आता उनको क्या करना है। यू विल लव दिस विथ मी। कॉम्प्लिकेटेड लेबर प्रीटर्म के सिनेरियो, सरक्लाज मिक्स हो जाता है इसके साथ, समझ नहीं आ रही होती। तुम लोगों ने भी गलतियां की हैं, मैंने देखी थी तुम लोगों के टेलीग्राम डिस्कशन के थ्रेड। तो जा रही लेबर में या 25 वीक्स पे लगा उसको रेस्क्यू रहे हो, सरक्लाज, इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद वो MGSO4 देना है नहीं देना, स्टेरॉइड देना है नहीं देना, ये सब बातें। कैटेगरी 1-2 सेक्शंस, इनके इंडिकेशंस, 50 क्वेश्चंस आने हैं, तो ये आने ही आने हैं इससे। ठीक है। बाकी पेटम लेबर की मैनेजमेंट आनी, इंडक्शन पे तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। अब्रप्शन प्री टर्म सिनेरियोज आने आने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हैं लेबर के, जो वो आपको डिफरेंट EMQ और SBS देके टेस्ट करेंगे। और हमने 7 डेज में करना ही किया, यही तो डिफरेंट सिनेरियोज करने हैं। तो आपके तो ये कॉन्सेप्ट्स बार 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 हर तरीके से ड्रिल हो जाएंगे। ठीक है, तो नो वरीज। तो वैसे कि टॉपिक सुन लीजिएगा, लेक्चर यूट्यूब पे है कि बाकी 200 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैंने थोड़े से फ्यू बताए हैं। ठीक है। जैसे अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी से 3 EMQs आ रहे हैं, तो वो यूजुअली एक्यूट एब्डोमेन को मिक्स कर देते हैं, इसमें OHSS भी आ जाता है, अपेंडिक्स भी आ जाता है, फ्रैक्चर एक्टोपिक भी आ जाती है। ठीक है। ओके, फटल इन्फेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। फटल इन्फेक्शन बेसिकली पार्ट ऑफ एंटीनेटल केयर है। इन दोनों को मिलाओ तो फिर ये 30 के करीब क्वेश्चंस बन जाते हैं, बिगेस्ट मॉड्यूल है एक्चुअली। तो SBA1 आना ही आना, चिकन पॉक्स मलेरिया से एक आता ही आता है। ठीक है। GBS दिल लव इट, और उससे आते भी EMQs हैं 2 to 3। सिफिलिस दिल लव इट, और इसमें आती भी वो इंटरप्रिटेशन है फिजूल सी, अच्छी सी। सॉरी। और वो भी 19 से 2 EMQs आते हैं। इंट्रायूटाइन ट्रांसफ्यूजन करनी है, डिलीवर करना है। एंड 35 वीक्स पे जाके पूछते हैं, बिकॉज उस पर डिलीवर करना होता है। SGA, ओ माय गॉड, बुक तो इसको दो। अच्छा, लास्ट टाइम जो ये था कि उन्होंने न्यू से नहीं दिया था, पुराने से ही सॉल्व हो गया। मतलब ऐसे जेनेरिक क्वेश्चंस थे जिसमें सेम था ओल्ड और न्यू में। आई डोंट नो दिस टाइम दे विल गिव SGA फ्रॉम 2024 वन आर नॉट। दे ऑलवेज लव टू आस्क डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग, और उसमें वैल्यूज देते हैं कि इनिबिन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, बीटा एसिडी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करना है। अल्फा बीटा प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है। फिर आपको पता है हाउ टू इंटरप्रेट इट। ठीक है। इसके हमने निमोनिक्स भी किया, मैं जैसे मैं बोलती हाई हाई डाउन, बीटा एसिडी और जो इनिबिन है, इसको देख के फिर एनॉमलीज 3 EMQs आ जाते हैं। और आपने ये बताना होता है कि लाइक सिस्टिक हाइग्रोमा है तो ये क्या किस में ज्यादा होता है। ठीक है। या फिर वो सिंगल आई होती है, वो किस में ज्यादा होती है, ये इस तरह के सिंड्रोम से पूछते हैं। और
एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का इसमें से आता है, HIV से दो तो आने ही आने, जिका से दो, एक दो आ ही जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फेक्शन से आने ही आने। अब वो आएगा क्या क्वेश्चन, ये मैं नहीं कह सकती, वो उसमें वो उसको किस तरीके से पूछते हैं। बट आपको ये पता है ना कि ट्राइसोमीज में ये एडवर्ड सिंड्रोम, यूली दे लव एडवर्ड, लेकिन डाउन है, टाउ है, ये इन तीनों को हमने अच्छे से करना है कि इन तीनों के हॉलमार्क्स क्या हैं, एसोसिएटेड इनमें अदर सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स क्या हैं, एनॉमलीज क्या हैं। तो फिर इसमें से एक एक SPA करने के लायक तुम होंगे। अगर आप सिर्फ एडवर्ड सिंड्रोम ही याद कर लोगे, सिर्फ एक 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 रिकॉल को जो बार बार पूछते हैं वो, तो इन योर एग्जाम वो अदर ट्राइसोमी भी तो आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली उनको पता है कि उनके उनके एग्जामिनर को भी पता है कि MRCG 2 के लिए मैंडेटरी है कि एक क्वेश्चन ट्राइसोमी का जरूर रखा जाए, सो दैट दे कैन असेस कि आपको ये सिंड्रोम्स आइडेंटिफाई करना आते हैं या नहीं आते हैं। उनको पता है सिफिलिस से देना ही देना, दे रियली वांट कि आपको पता हो कि इसके एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में या माँ में वो क्या हैं, और आपने इसकी हिस्टोलॉजी को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो आना ही आना। GBS में दे विल ऑलवेज टेस्ट यू। ये हो ही नहीं सकता कि आप MRCG 2 पास करो और आपको GBS में टेस्ट ना किया जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं फटल इन्फेक्शन से जो इस तरह से वो जरूर पूछेंगे। अगर फटल इन्फेक्शन में से 10 क्वेश्चन आने हैं तो फिर वो इसी तरह ही आएंगे इन 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 इन्फेक्शन से। ठीक है, मेटरनल मेडिसिन पे आ जाओ, हेमाटोलॉजी से 8 9 तो आने आने। दे लव हेमाटोलॉजी दैट मच, और वो भी लेबर के साथ मिक्स कर करके, किसमें हीमोफीलिया है तो सेक्शन करना है जैसे। ठीक है, ओके, फिर तो हम कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी 9 वीक्स को अगर हम स्मार्ट वे में करना चाहते हैं। देखो, एक वो होता है ना बर्न द बोट्स, तो तुम लोग अब सोच लो कि तुम अपने पीछे ना कश्तियां आपने जला दी हैं, अब पास ही होना है। ये आसान काम थोड़ी है। एक तो बुकिंग की खबारी, ऊपर से इतने सारे आपने जो है वो अमाउंट पे किया है, वो बार बार पे करना, फिर हर मतलब बुरी बात है। अगर इस पेपर को किसी ने पास किया है तो वो तुम ही हो ना, और किसे पास करना है, जिसको पता है कि ये 200 कॉन्सेप्ट्स आने हैं, पहले ही बता दिए मैम ने। ठीक है, जिसको हलवा बना के सारे थे लेक्चर्स दे दिए हैं आपकी अपनी टेलर मेड लैंग्वेज में। तुम इमेजिन करो इफ यू हैव टू लिसन ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश। कॉन्सेप्ट्स का जो है ना वो इतना बुरा हाल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, ओबियसली पार्ट 3 में तो आप, उसकी में तो हम बोलते ही इंग्लिश हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स की डिलीवरी आपकी अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, वो तो किसी और लैंग्वेज में बन ही नहीं सकती। तो आप लोगों के पास कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं कि हर एक को टेलर मेड कोर्स नहीं मिलता। लाइक किसी को चाइनीज आती हो, वो उसको चाइनीज में कौन पढ़ाएगा MRCG 2, रशियन में, या जस्ट इमेजिन फ्रेंच में। तो आपको तो उर्दू आती है, आप हिंदी आती है, आप समझ सकते हो। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपने रिवाइज करनी है थियरी, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करनी है रिकॉल्स, प्रैक्टिस बुक्स, BGSPR लाइक क्वेश्चंस, MRCG एग्जाम लाइक क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजी लाइक क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद आपने जो है मॉक देना है और जूम सेशन अटेंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, 100% श्योर। अब आप फटल इन्फेक्शन पास कर सकते हो ना, तो डोंट थिंक अबाउट द होल MRCG 2। आप सोचो कि मैंने फटल इन्फेक्शन पास करना है, दैट्स इट। 5 दिनों में मेरा सिर्फ फटल इन्फेक्शन का टेस्ट है। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, अगर इसी मॉड्यूल, हर मॉड्यूल को इसी तरह आप अच्छे से करते रहोगे, बाय द एंड ऑफ द एक्चुअली दिसंबर आपका तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो जो बड़े बड़े गोल्स हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स से कर लिए होते हैं। ठीक, लास्ट टाइम हमने कैसे किया था कवर, हमने हर मॉड्यूल को सेपरेट कर दिया था, क्योंकि उससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस हर चीज एक ही ग्रुप में की, तो रिवीजन में कैंडिडेट्स बहुत तंग हो गए। लास्ट के 15 days आर फॉर योर रिवीजन। तो बेसिकली हाँ, अगर हमने, हमारा प्री इन्फेक्शन का है इधर, कब कर रहे हैं हम, हाँ B8 है। ठीक है, तो जब हमारे पास 5 days हैं, तो आपका जो ग्रुप होगा, लेट्स अज्यूम दिस टाइम इट विल बी V1। तो हम इसको कैसे करेंगे, हाँ, उसी मॉड्यूल के का जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा उसी में एक कंपाइलेशन लिंक होगा। द मोमेंट यू विल क्लिक, पहले तो हम 5 days गुजारेंगे ऐसे ही ना, रोज आपकी एक्टिविटीज हो रही होंगी, 1 hour स्ट्रैटेजी डिस्कशन, फिर उसके फौरन बाद या आफ्टर 10 15 मिनट्स ब्रेक हम रिकॉल शुरू कर देंगे, BGSPR स्ट्रैटेजी कर देंगे। तो डेली 3 से 4 घंटे हम टेलीग्राम पे ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो
और इसमें आपको लिंक्स भी दे दिए जाएंगे कि आप ने सिर्फ सिफिलिस के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो वो इधर हैं, हर्पीस के पढ़ने हैं तो वो इधर हैं, टॉर्च के पढ़ने हैं तो वो इधर हैं, सेक्शुअल इन्फेक्शन के करने हैं तो वो इधर हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं और लाइक मॉड्यूल वाइज, सॉरी सोर्स वाइज भी हैं कि स्ट्रैटेजी को डे 1 में हमने किया था तो ये लिंक है, इफ़ यू वांट टू रिवाइज डे 2 पे हमने किया था, ये इसका लिंक है। मतलब वो जो पूरा मॉड्यूल है उसमें भी आपको पिन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, 5 days की हर एक्टिविटी वहां पिन होगी कि व्हाट वी हैव डन एट डे 1 फॉर दिस सोर्स, व्हाट वी हैव डन एट डे 2 फॉर दिस सोर्स। ठीक है, तो बाद में फिर आप इजी हो जाएंगे। लाइक 31 दिसंबर के बाद आपने 3 जनवरी को फेटल इन्फेक्शन रिवाइज करना है एंड यू वांट टू डू ओनली स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस। आप इन लिंक्स पे टिक 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 क्लिक करेंगे, आप यू विल एक्चुअली रिवाइज एवरीथिंग जो फेटल इन्फेक्शन पे थी स्ट्रैटेजी से। ठीक है, या बिजी एसपीआर देखना चाहते हैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 पे, हमने 5 days में क्वेश्चंस किए हैं। लेट्स अज्यूम के बिजी एसपीआर की 15 क्वेश्चंस किए हैं डे 1 पे, डे 2 पे किए, फिर आपने वो कैसे आपको मिलेंगे, आप इन पे क्लिक करोगे तो फौरन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही है? इससे पहले वो कैंडिडेट्स खुद ही पिन ढूंढते रहते थे एंड दे वेस्ट देयर लॉट ऑफ टाइम, तो मैं फिर साथ साथ उनकी कंपाइलेशन करती रहती हूँ। ठीक है, ओके। इसी तरह रिकॉल्स भी हमारे इसी तरह होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही फटल इन्फेक्शन खत्म हो, बिफोर जूम सेशन जो भी क्वेश्चन जूम सेशन पे होने हैं वो एक दफा तुम पहले भी ड्रिल कर चुके हो, ताकि जूम सेशन में तुम्हें पता हो कि हमने क्या आंसर पूछना है, पहले से तुम भी रेडी हो। ठीक है, और क्वालिटी डिस्कशन हो बजाय इसके कि एमलेसली हम 6 6 घंटे बैठे रहें। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द डे 5 आपके रिकॉल्स भी, आपकी प्रैक्टिस बुक्स भी, आपके टॉपिक वाइज भी, आपका बिजी एसपीआर भी, आपका स्ट्रैटेजी भी, एवरीथिंग यू हैव डन, पता भी नहीं चलेगा। बस आपने 3 घंटे तो रोज देने हैं टेलीग्राम पे हमें, वो टाइमिंग हम आपसे डिस्कस कर लेंगे जो आपके लिए सूटेबल है। ये भी नहीं होगा कि मुसलसल बैठे रहें, ये भी हो सकता है टीडीएस कर लें सुबह दोपहर शाम, द वे यू विल बी कंफर्टेबल, लेकिन इस पे फिर आपने इनपुट देनी है। और टेलीग्राम सबसे अच्छा सोर्स है इस चीज के एमसीक्यूज या ईएमक्यूज के लिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो 1 मिनट के बाद की आएगी, इस दौरान आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हो और फिर मजा भी आ रहा होता है यार, सारी टीम आंसर कर रही है, एक्टिविटी चल रही होती है, यू फील गुड। वरना ये उठा के अगर मैं वेबसाइट पर डाल दूं खुद पढ़ लो तो बिल्कुल जीरो मोटिवेशन हो जाती है। ट्रस्ट में ऐसा लग रहा होता है जैसे हम कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई इंसान ही नहीं है। सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डिप्रेस, और ये हैं तो स्ट्रेस वाले डेज। ठीक है, तो यस इवनिंग में रख लेंगे। तो इस अगर फटल इन्फेक्शन ऐसे हो गया तो सारे मॉड्यूल ऐसे ही होंगे। चलो बस, हाँ वी ग्रुप्स होंगे तो वो मैं बता दूंगी बाद में। ठीक है, इस बार शायद मैं चेंज करूँ, हम एक ही मेन ग्रुप में फोल्डर्स बना लेंगे, वो ज़्यादा इजी है बजाय ऐसे कि बहुत सारे ग्रुप्स बनाए। अच्छा, वेबसाइट पे क्या होगा, वेबसाइट पे जो आपके जूम सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग होंगी, और जो आपके जूम सेशंस की में जो मैंने लेक्चर लिया है उसकी उन स्लाइड्स की पीडीएफ भी होगी। ठीक है, और एक मोक होगा और एक शॉर्ट समरी बुक होगी मॉड्यूल वाइज, जैसे फटल इन्फेक्शन की थ्योरी की समरी बुक होगी, छोटी होगी थ्योरी से ना, टू द पॉइंट। और फटल इन्फेक्शन के रिकॉल्स का पीडीएफ होगा जो कि बेसिकली मेरे सेशन की स्लाइड्स होंगी, और उसी का एक मॉक होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप वेबसाइट से करोगे, और मैक्सिमम जो डेली एक्टिविटीज़ हैं आपकी टेलीग्राम पे होंगे। तो आप ये मत सोचो कि हमने जो है MRCG 2 का पेपर देना है, आप सोचो 5 दिन के बाद हमारा फटल इन्फेक्शन का पेपर है, इसको अच्छे से करना है। लाइक इसको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, इतनी अच्छे से करना है। तो इसी तरह हर मॉड्यूल को करोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद भी 15 दिन बच जाएंगे, क्योंकि वी विल कंप्लीट एवरीथिंग टिल 31 दिसंबर। सो दिस इज माई प्लान फॉर यू पीपल, एंड वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 24। ठीक है, 24 से हम स्टार्ट करेंगे। मैम मतलब ईएम की सॉल्व करने की ट्रिक तो बताएं। ओके, एम को सॉल्व करने की ट्रिक है तो बहुत अच्छी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन चलो तुमने पूछ लिया ना, तो मैं इसका कोई बनाती हूँ, कोई ईएम को निकाल लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट।
कैन यू सी? देखो, ये हमने पहले भी इंट्रोडक्टरी सेशन में जब आप थ्योरी स्टार्ट किया तो बताया था कि पेपर जो होता है, लाइक पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में 50 एसबीएज हैं और 50 ईएमक्यूज हैं, फिर 1 आवर की ब्रेक होगी और फिर पेपर 2 होगा। ठीक है, 50 एसबीएज एंड 50 ईएमक्यूज। और पेपर में स्कोरिंग जो होती है वो 40% वेटेज जाता है एसबीएज को और 60% जाता है ईएमक्यूज को। ठीक है, ईएमक्यूज और एसबीएस में ये फर्क है कि एसबीए में 5 चॉइसेस हैं तो आप समझ लें ईएमक्यू में 10 चॉइसेस हैं, मतलब वो एसबीए जिसमें 10 चॉइसेस हैं। ठीक है, दोनों 3 3 आवर के पेपर होंगे। अगर ब्रेक का 1 आवर मिला लें तो ये 7 आवर हो गए। ठीक है, और ऑलवेज टेक ब्रेक फॉर एडवांस जीडी 2। 1 में तो आप स्किप भी कर देते हो ना, 2 में बिल्कुल स्किप नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, फिर इसका इसका फार्मूला ये है कि एसबीए ट्राई टू कंप्लीट इन 1 मिनट और ईएमक्यूज आपने 2 मिनट्स में देने हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो पेपर स्टार्ट करते हैं शुरू में एसबीएस आते हैं तो आराम से बैठ के 1.5 घंटा जो है ना वो एसबीएस करते हैं और फिर समझते हैं कि 50 क्वेश्चन रह गए या तो 1.5 घंटे में वो हो जाएंगे। हालांकि अब उनके ईएम क्यूज शुरू में है, वो कहाँ से 1.5 घंटे में होंगे। तो बेसिकली 1 आवर में यू शुड सॉल्व यूर एसबीएस और 2 आवर में यू शुड सॉल्व योर ईएम क्यूज। ये स्ट्रैटेजी रखनी होती है। चलो, तो अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये ईएम क्यू आया है आपका। अब चूंकि ब्रिटल इन्फेक्शन तुम लोग कर रहे हो तो इसलिए मैंने इससे निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तरीका है किसी भी क्वेश्चन का, चाहे एसपीए है चाहे ईएमक्यू है, आपने अगर लंबा सिनेरियो है हमेशा पढ़ना है यहाँ से नीचे से कि पूछ क्या रहे हैं। जैसे लेट्स अज्यूम ये बहुत लंबा सिनेरियो है तो आपने शुरू से नहीं पढ़ना, आपने देखना है इन्होंने पूछा है अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। चलो, अब आपने, आपका बस क्या है, व्हाट यू हैव टू आंसर। मतलब एक लंबा सिनेरियो है और आपसे उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद कहानी तो यहाँ रुकेगी ना, कि नेक्स्ट स्टेप पूछना है। अब आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि नेक्स्ट, बेस्ट, अप्रोप्रिएट, गोल्ड स्टैंडर्ड, ये इन टर्म्स को कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट से मुराद कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने डेफिनेटिव मैनेजमेंट बनानी है। नेक्स्ट से मुराद है नेक्स्ट स्टेप इन एल्गोरिथम। ये हाई बोलना भी हो सकता है, कंसेंट लेना भी हो सकता है, इट विल बी की। चलो, अब जब इतना लंबा सिनेरियो था, आपको पता है लंबा सिनेरियो पढ़ने से पहले कि मेरा आपका माइंड बन गया कि नेक्स्ट मैनेजमेंट भी पूछेंगे तो इसको ऐसे अंदाज से पढ़ना है। तो फिर आप पढ़ रहे हो कि 27 पीजी 39 पे फीवर, बस फीवर है तो ऑब्वियसली टैकीकार्डिया भी होगा। दोनों तो लॉजिकल हैं, लाइक इट थिक, बस मेकोनियम है। ये क्या है वैसे, 2 बस बने हैं। डायग्नोसिस बनाओ, और इन्होंने डायग्नोसिस तो पूछा भी नहीं है, लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि डायग्नोसिस माइंड में आएगा तो फिर मैनेजमेंट आएगी। तो बाय द वे व्हाट इज दिस, 39 वीक्स पे टर्म का बच्चा है ना। हम्म, बताओ ना, ये तो बताओ। ये कोरियो है या नहीं है? तुमने पूछा था ना सनोबर, तुम्हें यस बताओ। जी जी, मैम, कोरियो है। अच्छा कोरियो भी कोरियो, है। अच्छा कोरियो है टर्म का, हम्म। कोरियो है टर्म का, ठीक है। तो जब कोरियो हो जाता है, फिटल डिस्ट्रेस भी है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी कीज आ रही हैं, तो लेफ्ट लेटरल हाइड्रेशन, और क्या करोगे, बिशप कर लो, बहुत सारी चीजें हैं उल्टी सीधी। हम्म, चलो, तो यहाँ भी इन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। ये इतनी सारी ऑप्शंस हैं, तुम लोग पढ़ोगे तुम खो ही जाओगे। हमेशा अपना बस जहन में रखो कि हमने नेक्स्ट बतानी है, कोरियो में नेक्स्ट क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत स्टेप वाइज आपको तो पता क्या आने वाला है। इसमें ये भी हो सकता है कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, ठीक है, या एक चॉइस ये भी आएगी कि एक्सपेडाइट कर दें डिलीवरी बाय सेक्शन, या एक्सपेडाइट कर दें बाय आगमेंटेशन। अब ये लेबर में है, मिकोनियम भी है, मतलब फिटल डिस्ट्रेस भी है। अच्छा, वैसे ये मुश्किल सिनेरियो बन गया, वैसे मैंने सोचा नहीं था, बट एनीवे। तो ये कोरियो है और मिकोनियम भी थिक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो सीटीजी खराब हुई है इसकी रीजन कोरियो है या थिक मिकोनियम है? और बाय डिफॉल्ट आप क्या सोचोगे, व्हाट
क्या है ये? हम्म। मैडम दोनों ही ऑप्शन जहन में आएंगी ना, कोरियो भी और फीटल डिस्ट्रेस भी। सही। देखो यहाँ इन्होंने नेक्स्ट पूछा है, इसलिए तुम लोग सेफ हो, क्योंकि नेक्स्ट में दोनों की मैनेजमेंट तो एक ही है, वो है एंटीबायोटिक्स, राइट। लेकिन अगर ये पूछ लेते ना इसकी अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, तो फिर आप मैस में थे, क्योंकि सिर्फ कोरियो होता है तो हम मैटरनल फीवर की बेस पे नहीं सेक्शन करते सीटीजी खराब है या पैथोलॉजिकल है। 170 सीटीजी तो डायरेक्टली पैथोलॉजिकल सीटीजी है ना, बिकॉज ऑफ कोरियो। तो उसमें जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स देंगे, हाइड्रेशन पीसीएम देंगे, अगर मैटरनल फीवर ठीक हो गया है तो सीटीजी भी ठीक हो जाएगी, राइट। और इसमें तो प्री डिलीवरी है, इट्स नॉट इंडिकेशन ऑफ सेक्शन देन। हाँ, इट्स नॉट इंडिकेशन ऑफ आगमेंटेशन एज वेल, जब तक सीटीजी ठीक नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप फिर यही होगा कोरियो में कि एंटीबायोटिक्स, हाइड्रेशन एंड रीअसेस। अगर सेम सीटीजी रहती है तो गो फॉर सेक्शन, अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं हो सकती, अगर सही हो जाती है तो ऑब्जर्व करो, ऐसा ही होगा ना। बट थिक मेकोनियम वाली सीटीजी यूजली मेकोनियम को हम रिवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेकोनियम के साथ कोरियो की फिलॉसफी चेंज हो सकती है। गेट रेडी इफ दे गिव यू एन अप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है। मतलब थिक मेकोनियम वालों को 6 सेंटीमीटर में चाहे कोरियो है, लेके तो नहीं बैठना, करना तो इसका सेक्शन ही है। चलो। अच्छा चलो, हम यहाँ इन ऑप्शंस में आ जाओ। अभी हमने हमने अपना बस निकाल लिया, हमने नेक्स्ट बताना है कोरियो का, ठीक है, थिक मेकोनियम के साथ। और आ गई मेरी स्लाइड। अब इतनी सारी चॉइसेस पढ़ोगे ना गुम हो जाओगे। पहला स्टेप क्या है कि लंबा सिनेरियो है तो आखिर से पढ़ो, उसके मुताबिक लीडिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो कि वो पूछ क्या रहे हैं, फिर बस पिक करो, और मे भी आपने अपने डिस्ट्रैक्टर भी पिक करने हो। समटाइम डिस्ट्रैक्टर भी तंग करते हैं, तो ऑलवेज पिक योर बस एंड ऑलवेज पिक योर डिस्ट्रैक्टर, एंड देन डोंट रीड और जंप ऑन क्वेश्चंस। थिंक अबाउट यूर की। अब मैंने जो दिमाग में आई है ना, मेरी एंटीबायोटिक आई है, ठीक है। कोरियो में सबसे नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप एंटीबायोटिक्स दो। चलो, क्योंकि फिटल हार्ट रेट तो उन्होंने बता दिए हैं, तो आई विल नॉट डंप ऑन सीटीजी। तो गिव आईवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इट मेक सेंस। चलो, मैं इसको क्या करूंगी, मैं ए को साइड पे लिख लूंगी, आपके पास होता है बोर्ड और मार्कर। फिर बी आ गया ओरल, ओरल तो वैसे ही आउट हो गई कोरियो में। फिर आ गया आईवी बेंजाइल, ये अगर जीबीएस का भी कोरियो होता तब भी नहीं देनी थी, उसमें भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, ये भी आउट हो गया। अच्छा, फिर अब ये मैं पहली दफा पढ़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आपने 16 चॉइसेस पढ़नी है तो आपने दूसरी दफा सारी 16 तो नहीं पढ़नी। दूसरी दफा तो आप जो आपने नैरो डाउन की है वो ही पढ़ोगे ना। तो मैंने ए कभी नैरो डाउन की है, ए। बी मैंने आउट कर दी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सी आउट कर दी, डी मैंने आउट कर दी, क्योंकि जीबीएस का कोई चक्कर नहीं है ना, उन्होंने बताया होता भी तो फीवर के साथ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ई में गिव नो एंटीबायोटिक्स, ये वैसे ही आउट। एफ में सीटीजी, हाँ इट कैन बी अब एफ, राइट। आगे चलें, मैटरनल एंड फेटल कल्चर बिफोर एंटीबायोटिक, नहीं, इट्स नॉट नीडेड हेयर इन दिस सिनेरियो। फिर सिंगल डोज स्टेरॉइड बिल्कुल जरूरत नहीं है, 39 पे भी जरूरत नहीं है, और लेबर में भी कोरियो के बैकग्राउंड में जब थिक मेकोनियम आ रहा है, नॉट दैट मच एक्चुअली, नेक्स्ट स्टेप आउट हो गया। फिर इमीडिएटली एक्सपेडिटेड डिलीवरी बर्थ सेक्शन, ओके, ये भी तो टफ टाइम दे सकते हैं, मैं इसको कंसिडर करूंगी। फिर ओरल एथ्रोमेसिन आउट हो गई, फॉर रूटीन इंटरपार्टम केयर वो भी आउट हो गया, एम्पिसिलिन आउट हो गई, एल भी आउट हो गया, एम में एफबीएस भी आउट हो गया, एन में आगमेंटन भी आउट हो गया, लेबर में वैसे नहीं देते कोई भी आगमेंटन, मैं करा देता है। ओ में ट्रांसफर टू थिएटर फॉर मैनुअल रिमूवल, ये तो कोई तुक्की नहीं बनती। पी में प्रोवाइड सपोर्टिव केयर ओनली, ओनली सपोर्टिव केयर तो नहीं करनी, बहुत सारी इंटरवेंशंस करनी है, हाइड्रेशन, पीसीएम, एंटीबायोटिक्स, कंटिन्यूसिटी, जी सीनियर इन्वॉल्वमेंट रिव्यू, ठीक है। तो अब आपके पास ए एफ आई बचा है। अब दूसरी रीड में जो आपने ए एफ आई लिखा है ना, आपने दोबारा ये पढ़ना है और क्रॉस चेक विद यूर बजवर्ड था नेक्स्ट, किसमें, कोरियो में। अब मुझे आप बताओ क्या होगा। ए, आप दोबारा पढ़ो ए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एफ, एफ आ गया सीटीजी। आई, सेक्शन, सेक्शन इमीडिएट तो नहीं होगा ना, ये भी आउट हो गया, फिर निकाल दो। अब आप बचे हो एफ पे, सीटीजी और ए। फेटल हार्ट रेट तो पहले दे दिए हैं, तो एफ भी आउट हो गया। अब आप सिर्फ ए के साथ बचे हो। तो देखो हमने क्या किया, दोबारा सुनो।
लंबा ईएमक्यू है, बड़ा ईएमक्यू है, हमने एंड से पढ़ा, हमने अपना लीडिंग पॉइंट देखा कि हमसे क्या पूछेंगे इस पूरे सिनेरियो में जब हम पढ़ेंगे, वो हमने आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट पूछेंगे। तो हमने इस सिनेरियो को माइंडफुलनेस के साथ पढ़ा और फिर हमने अपने बस को आइडेंटिफाई किया। आई विल अगेन सजेस्ट यू, इफ देर इज सम डिस्ट्रैक्टर, उसको भी एड्रेस करो, क्योंकि उस डिस्ट्रैक्टर रिलेटेड भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर जो है ना ईएमक्यूज की ऑप्शंस होंगी जो आपने इग्नोर करनी है। ठीक है, और ये एक्टिविटी, ये जो स्टेम रीडिंग है, ये आपकी 2 या 3 टाइम हो सकता है। ठीक है, 2 3 टाइम आप में आपको डायग्नोसिस समझ में आ गया, कोरियो, थिक मेकोनियम एंड चीज एट टर्म। फिर अब आपने ये 16 चॉइसेस पढ़ी हैं पहली दफा, लेकिन इससे पहले माइंड में आइडियल की आपने सोच ली थी कि या तो हाइड्रेशन लाइक समथिंग होगा, या सीटीजी लाइक समथिंग होगा, या एंटीबायोटिक्स होगा, और वो आपको मिल भी गया। फिर आपने वो दूसरी रीड में इन तीनों को आपस में कंपेयर करके ए पिक कर ली। दिस इज द एक्चुअली लॉजिकल एंड स्मार्ट वे टू एड्रेस एनी क्वेश्चन जिसके 16 चॉइसेस हैं। और जो आप गलती करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हो, लीडिंग एज पहले नहीं पढ़ते, डिस्ट्रैक्टर को बस बना लेते हो, सिंगल टाइम रीड करते हो स्टेटमेंट, वो भी नहीं करनी। 2 दफा रीड करोगे तो आपको बस समझ आएंगे, बिल्कुल नहीं समझ आते, अदरवाइज आइडेंटिफाई भी नहीं होते। जो मर्जी आपसे पूछे, हमेशा डायग्नोसिस बना के सोचो। जब तक आपने अपने ब्रेन को कमांड नहीं दोगे डायग्नोसिस की, आप मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन में से कुछ भी पिक नहीं कर सकते, हालांकि वो डायग्नोसिस पूछ भी नहीं रहे आपसे। ठीक है, इस एक्टिविटी के बाद आपने खुद से 2 या 3 कीज इमेजिन करनी है और फिर वो 16 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और दूसरी रीड में, जब आप पहली रीड में वो 16 ऑप्शंस पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि जो आपका बोर्ड मार्कर आपको दिया हुआ है उसमें आप लिखते रहो कि मुझे सेकंड रीड में ये 3 चीजें पढ़नी होंगी, क्योंकि सेकंड रीड में दोबारा 16 पढ़ोगे तो आप ये ईएमक्यू 5 मिनट में करोगे, आपके पास 2 मिनट है। तो इसका स्मार्ट तरीका यही है कि फर्स्ट रीड में ही अपने क्लोज जो नैरो डाउन आपने किए हैं चॉइसेस, वो आप अलग से लिख लो। मैं ये लिखती थी, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ दिमाग में कि AFI था, आई हैव टू राइट इट। ठीक है, वो इरेज भी हो जाता है। फिर सेकंड रीड में AFI उस इन 16 से मैं दोबारा पढ़ के उनमें से एक्सक्लूड कर देती हूँ एंड आई मूव ऑन। और हमेशा एग्जाम में ज़रूर मार्क करें, आप उसको फ्लैश कर लो, फ्लैग कर लो, सॉरी, रिव्यू के लिए, लेकिन आपने अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, क्योंकि टाइम कम होता है मार्क्सिटी 2 में। ये ना हो कि अनआंसर्ड और आप जो है रह जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ऑलवेज है आंसर, अगर रिव्यू भी करना है, इफ यू हैव टाइम, जो कि कभी नहीं मिलेगा, तो फ्लैग कर लो, अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। तो दिस इज द वे Sonober यू विल सॉल्व योर EMQs। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, see you people in actually fatal infection module from 24 October. Till then, bye bye and thank you very much for joining us. मैडम जाते जाते बस एक चीज बता दें मैडम, जैसे हम थ्योरी कोर्स वाले हैं तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम मैटरनल मेडिसिन के साथ ही कंटिन्यू करें, या आप परसों से अगर फीटल इन्फेक्शन करा रही हैं तो फिर हम वो छोड़ दें। वैसे मैं तो तुम्हें कहूंगी तुम छोड़ ही दो, फटल इन्फेक्शन से स्टार्ट करो। मेटल मेडिसिन ने वैसे भी तो आना है, 7 दिन है, तब इसके लेक्चर साथ सुन लेना। तो मैडम ऐसे नहीं हो सकता कि आप मैटरनल मेडिसिन से ही हमें स्टार्ट करवा दें? नहीं देखो, फिर हमारी ना दोनों चीजें कवर तुम्हें हो जाएंगी। क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे तुम्हें। मैंने सोचा था मैं ऐसे ही करूंगी, क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। जैसे आज तुम लोगों ने VT की 2 गाइडलाइन करनी है और साथ में डायबिटीज करनी है, क्वेश्चन आ जाएगा थायराइड का, IHC का, एपिलेप्सी का, फिर कहोगे ये क्या है पीछे पड़ जाओगे मेरे। मैम अच्छा, एक ये काम और भी किया जा सकता है, एक काम और भी तो किया जा सकता है। तो मेटरनल मेडिसिन की आप कोशिश करें, जैसे आज 3 टास्क है, एक सुन लो, बाकी 2 छोड़ दो, मेटरनल मेडिसिन में कर लेंगे। क्या ख्याल है? फटल इन्फेक्शन अभी तो किया है, उसकी थ्योरी करने की जरूरत तो नहीं है ना तुम लोगों को? मैडम रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो फिर जस्ट फॉलो द क्रैश कोर्स, फॉरगेट अबाउट द थ्योरी कोर्स, भूल जाओ फिर थ्योरी को। ठीक है, थिंक अबाउट ओनली क्रैश। मैं MRC 1 में भी तुम्हें यही बोलती थी ना कि बस अब आप क्रैश कोर्स मोड में आ जाओ, क्योंकि मेटल मेडिसिन पे तो करना ही है। वाई यू आर वरीड? 7 दिन इसलिए किस लिए दिए मैंने? वाई? ये देखो, मैम मैटरनल मेडिसिन बहुत बड़ा मॉड्यूल है, लेबर बहुत बड़ा मॉड्यूल है, हम चाह रहे थे ये
पहले हो जाए जाएगा, तो। ट्रस्ट मी, हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। ये देखो। मैडम फिर ये दोनों अच्छा। पहले करा दें तो क्या? हमारी टेंशन कुछ कम हो जाएगी। मैडम ये दो चलो, मॉड्यूल हमें पहले अच्छा करा मेरी दें बात ताकि सुनो, हमारी अगर तुम स्ट्रेस लोग थोड़ी कहते हो ना कम हो मैटरनल जाए। मेडिसिन पहले कर लें, हम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। यू पीपल आर माई प्रायोरिटी, व्हाट यू मैडम से, कर। मैं बाकियों से भी पूछ लें, बाकी जैसे कहते हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट थी कि यस अगर मैम, ये ये दोनों सही मॉड्यूल रहेगा। हमें पहले करा दें। चलो ठीक है, मैटरनल जी मेडिसिन जी, स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है। देखो मैंने तो वो भी कराना है, तुम लोग खुश, मैं खुश। अच्छा मैम, ये एक क्वेश्चन पूछा था फातिमा ने, मैडम एसपीएस ईएमक्यू मिक्स होते हैं या अलग अलग आते हैं? मतलब 50 पहले एसबीएस आ गए, फिर 50 नहीं, ईएमक्यू ये अलग आएंगे? अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं, ये मिक्स नहीं आते। अच्छा, मतलब एसपीएस आ गए तो वो 1 घंटा हम एसपीएस कर लें? हाँ हाँ। सही है ना? ऐसे ही होगा। सही। चलो, थैंक यू आयशा फॉर योर लवली मैसेज। आयशा कह रही जो आपका दिल चाहे, ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। नहीं नहीं, मैं सुनती हूँ भाई। अच्छा पता है क्या, रिकॉल पे मैंने कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, इंसान है। तो हम ऐसा नहीं करते, नो 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 नो, वी आर राइट, वी आर राइट। इन एवरी कोर्स यू विल सी मेंटर कभी नहीं अपनी गलती मानता। और आप बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनकी चुगलियां कर रहे होते हैं, देखो मैडम ने क्या किया, देखो मैडम ने क्या किया, वो तो मानेंगी नहीं अपनी बात, इतनी एरोगेंट है फलाना ढमकाना। तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना के चुगलियां नहीं करना, ग्रुप में बता देना कि मैडम ये देखें आप, आपके काम आपकी की ये है और ये रेफरेंस है। तो मैं बहुत हैप्पीली इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चलो मैडम मेडिसिन करते हैं पहले। ये लो, तुम लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने मेडिसिन डाल दिया। बस रोना मत कि अभी तो थायराइड पड़ा नहीं है, फिर थायराइड एमसीक्यूज के साथ ही कर लेना। ठीक है, समझ आई? ठीक है मैडम देखते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, पिछली दफा तो रोने लग गए थे सारे बच्चे। मैंने कहा चलो अब चेंज, मैं तुम लोगों के फीडबैक पे कान धरती हूँ, इसका मतलब ये है। चलो, तो यहाँ आ गया फीटल इन्फेक्शंस। ठीक है, खुश? डेट मैं देख लूंगी बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू पीपल देयर इन क्रैश कोर्स। हाँ, रिकॉर्डिंग it will be available on actually on your group, on YouTube and on portal as well. अल्लाह हाफिज।